Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के लिए मित्रों। आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है BA फर्स्ट सेमेस्टर में, और हिंदी काव्य में जो आपकी 7वीं यूनिट है यानी 7 यूनिट, जिसमें कि आपको आधुनिक कवियों के विषय में पढ़ना होगा। तो आधुनिक कवियों के अंतर्गत मित्रों आपको जिन जिन कवियों को पढ़ना है उन कवियों में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम, जयशंकर प्रसाद जी का नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये कवि आपको पढ़ने हैं, जो कि 5 कवि आपके कोर्स में हैं, जिनमें कि सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई रचना मौन निमंत्रण को मैं आपको आज व्याख्या के रूप में दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को आपको उपलब्ध करा पाऊँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों मौन निमंत्रण। तो सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी का जो मूल पाठ है, इस मूल पाठ में मौन निमंत्रण शीर्षक की जो कविता है, इसको आप समझें कि व्हाट इज मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण क्या होता है, जिसको कि साइलेंट इन्वाइटेशन कहते हैं, यानी कि शांत निमंत्रण या मौन निमंत्रण। अब मौन निमंत्रण का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी को निमंत्रित करना, और किस रूप में करना, मौन रूप में करना। यानी किसी को बुलाना है हमको, तो हम उसको मौन रूप से बुलाएं। मौन रूप से बुलाने का तात्पर्य ये हुआ कि हम किसी को सांकेतिक रूप से बुलाते हैं और वो हमारी बात को समझ जाता है, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, ना उसको देखने की आवश्यकता है। जब हम उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो हमारी तरफ चला आता है। ऐसा कौन कर रहा है मित्रों? प्रकृति करती है, नेचर करता है। जो प्रकृति होती है, प्रकृति की गोद में हम पलते हैं, तो प्रकृति हमको प्रायः मौन निमंत्रण देती है, लेकिन हम उस निमंत्रण को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो कवि वास्तव में होगा मित्रों, कवि के हृदय एक विशाल हृदय के रूप में होते हैं, जो कि प्रकृति की गोद को, प्रकृति की पीड़ा को, प्रकृति के सन्निकट जाने की उसके अंदर उत्कंठा हमेशा भिड़ी रहती है। तो पोएट ऑफ नेचर भी हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि प्रकृति के गोद में जाकर के पले हुए हैं और वहीं से अपनी लेखनी भी स्टार्ट की थी मित्रों। तो वो कह रहे हैं कि मौन निमंत्रण जो प्रकृति हमको दे रही है, उसी के विषय में इसमें बताया गया है। तो संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ मौन निमंत्रण नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यह आपको संदर्भ के रूप में लिखना होगा, क्योंकि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा विशेष, हमको तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तभी हमें पूरे अंक प्राप्त हो पाते हैं। तो संदर्भ के रूप में आपको इतना ही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे मित्रों, जो प्रसंग लिखेंगे, इस प्रसंग में आपको ये लिखना है कि प्रकृति के मौन निमंत्रण का वर्णन है। इसमें वह विभिन्न प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है। बस इतनी ही बात इसमें बतानी है आपको कि प्रकृति हमको विभिन्न प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम व्याख्या की ओर आपको ले चल रहे हैं, तो इस व्याख्या को बहुत ही सरल ढंग से आप समझ पाएंगे। देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिष्या नादान। स्तब्ध ज्योत्सना का तात्पर्य होता है मित्रों, रात के समय में दूर दूर तक फैली हुई शांत स्निग्ध चांदनी को देख करके जब सारा संसार छोटे बच्चे की भांति आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसा कि छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी दृश्य देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि रात के समय में दूर दूर तक फैली हुई शांत स्निग्ध चांदनी को देख करके जब सारा संसार छोटे बच्चों की भांति आश्चर्यचकित हो जाता है, चकित रहता शिष्या नादान। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, अर्थात ये पूरा जो विश्व है, जो संसार है, वो रात्रि के समय में दूर दूर तक फैली हुई शांत स्निग्ध चांदनी की को देख करके जब सारा संसार पूरी ही तरह से बच्चों की भांति आश्चर्यचकित हो जाता है। तीसरी लाइन देखेंगे मित्रों, विश्व के पलकों पर सुकुमार, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, ध्यान देंगे, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। अर्थात विश्व के पल, समस्त प्राणी जब सोते समय, यानी पलक का मतलब जब पलक ढक लेते हैं अर्थात सो जाते हैं, अर्थात विश्व के समस्त प्राणी सोते समय मीठे मीठे सपनों में खोए रहते हैं मित्रों। विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये बात कौन कर रहा है? निमंत्रण देता मुझको मौन, सुमित्रानंदन पंत जी स्वयं कह रहे हैं मित्रों। तब कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति नक्षत्रों के माध्यम से
कवि को अपने अनिर्वचनीय अर्थात विशेष सौंदर्य की ओर आकर्षित करती है और उनमें छिपे सत्ता को ज्ञान प्राप्त करने की बेचैन हो जाता है। अर्थात उसमें जो छुपे हुए रहस्य हैं उस रहस्य को प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो जाता है। कौन मित्रों? कवि बेचैन हो जाता है कि मैं इस सत्ता को प्रकृति के समझ पाऊँ। पुनः इसको देखेंगे मित्रों, इसकी व्याख्या को बहुत ही सरल ढंग से आप समझें इसको कि रात का समय है, दूर दूर तक फैली हुई शांति स्निग्ध चांदनी फैली हुई है। उसको देख करके जब सारा संसार छोटे बच्चे की भांति आश्चर्यचकित हो जाता है, अर्थात उस चांदनी रात के दृश्य को देख करके जब सारा ही संसार छोटे बच्चों की भांति आश्चर्यचकित हो जाता है, उस समय विश्व के समस्त प्राणी सोते समय मीठे मीठे सपनों में खोए रहते हैं। तब कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति नक्षत्रों के माध्यम से कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है और आकर्षित करती हुई वो उनमें छिपी सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने को बेचैन हो उठता है। कौन मित्रों? कवि। तो ये भाव आपको इस कविता में पूरी तरह से मिल रहा है। अब आप इसमें विशेष क्या लिखेंगे? विशेष को भी हमें पूरी तरह से लिखना होता है। तो इसमें प्रकृति सौंदर्य का आकलन किया गया है मित्रों, कोमल कांत पदावली का प्रयोग है और सदृश्य मूलक अलंकार की योजना यहाँ दर्शनीय है। तो हमको ये नहीं भूलना है कि हमको विशेष बड़ी ही सावधानी से लिखना है। इसमें जो है सादृश्य मूलक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये दूसरी कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगी, जिसको कि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कलम से लिखा है मित्रों। देखेंगे, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण कविता है ये। संदर्भ आपका पूर्वोत रहेगा, प्रसंग आपका पूर्वोत रहेगा मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया है। अब आप देखें, सघन मेघों का भीमाकाश, अर्थात आकाश में दूर दूर तक फैले हुए घने काले बादल, अर्थात सघन मेघों यानी घने काले बादल की बात बताई जा रही है। का भीमाकाश, भीमाकाश का मतलब होता है दूर दूर तक फैले हुए घने काले बादल क्या करते हैं मित्रों? गरजता है जब तमसाकार, जोर जोर से गर्जना करते हैं। पुनः देखें इस लाइन को मित्रों, आकाश में दूर दूर तक फैले हुए घने काले बादल जोर जोर से गर्जना करते हुए जब मन में भय उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार। अर्थात कब यहाँ पे बता रहा है मित्रों कि जब सघन मेघ, काले मेघ दूर दूर तक छाए हुए हैं, वो गर्जना करते हैं और गर्जना करने के समय में मन में भय उत्पन्न कर देते हैं। सघन गरजता है जब तमसाकार, अर्थात सघन मेघ, काले मेघ जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, जब वो गरजते हैं तो क्या करते हैं? मन में भय उत्पन्न कर देते हैं। भीमाकाश, भीमाकाश का तात्पर्य मित्रों सघन मेघों का भीमाकाश, अर्थात घने बादलों में जो आच्छादित भयानक आकाश मंडल है, उस आकाश मंडल में जब गर्जना सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? भय उत्पन्न हो जाती है मित्रों। आगे देखेंगे, दीर्घ भरता समीर निश्वास, समीर निश्वास का मतलब साए साए करती हुई हवा के तेज झोंकों के रूप में मित्रों। प्रखर झरती जब पावस धार, आकाश अब गहरी लंबी सांसें भरता प्रतीत होता है। अर्थात कब यहाँ पर कहता है कि रात्रि के समय में साए साए करती हुई हवा तेज झोंकों के साथ, तेज झोंकों के रूप में आकाश अब गहरी लंबी सांसें भरता हुआ प्रतीत होता है। जब आगे देखेंगे, मुझे इंगित करता है न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। देखेंगे मित्रों इस लाइन को, जब मूसलाधार वृष्टि होने लगती है, प्रखर झरती जब पावसधार, प्रखर का मतलब मूसलाधार, जब पावसधार यानी वर्षा होने लगती है मित्रों, प्रखर झरती जब पावसधार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। अर्थात कब यहाँ पर तब बता रहा है कि जब वर्षा पूरी तरह से गहरी लंबी सांसें भरता प्रतीत होता है, जब मूसलाधार से वृष्टि होने लगती है मित्रों, अर्थात मूसलाधार वृष्टि के समय और
रह रह कर आकाश में बिजली चमकती है, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन। अर्थात रह रह करके जब आकाश में बिजली चमक जाती है, तब उस भयानक वातावरण में कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है। न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। ऐसा कवि को लग रहा है, आभास हो रहा है कि कोई अज्ञात शक्ति, अदृश्य शक्ति जो है उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वो उसके विषय में जानने को उत्सुक हो जाता है। मित्रों, मुझे इंगित करता तब मौन, अर्थात इस मौन को इंगित करते हुए बताते हैं कवि कि मुझे वो अपनी ओर आकर्षित करती है और कवि उसको जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, बहुत ही उतावला हो जाता है। मित्रों, तो ये भाव इस कविता में छुपा हुआ है, यानी सघन मेघ की बात, काले मेघ की बात और वर्षा की बात, उसमें चमकती हुई बिजली जो कि भय उत्पन्न करती है, तब भी प्रकृति को, कवि को ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति अपनी ओर उसे आकर्षित कर रही है। इसमें जो आपको विशेष लिखना है मित्रों, विशेष में आपको बस इतना ही लिखना है कि तमक तड़ित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सभंग पद, यमक तथा संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो संपूर्ण पद में आपको मानवीकरण अलंकार मिल रहा है, इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का भी प्रयोग मिल रहा है मित्रों। तो इस तरह से आपको इसमें विशेष लिखना है। अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगी। ये तीसरी कविता जो आपको पढ़ना है, इसमें मित्रों देखेंगे कविता को, देख वसुधा का यौवन भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। हमेशा ही संदेशा भेजने की बात कवि कह रहा है, क्योंकि मौन निमंत्रण शीर्षक है आपकी कविता का मित्रों। तो इसमें आपको संदर्भ पूर्वोत लिखना है, प्रसंग भी आपको पूर्वोत ही देना है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है मित्रों, देख वसुधा का यौवन भार, अर्थात गूंज उठता है जब मधुमास। तो यहाँ पर मित्रों वसुधा का मतलब पृथ्वी से है, यौवन भार का मतलब होता है यौवन सुलभ सौंदर्य से, और गूंज उठने का तात्पर्य यहाँ पर है, मधुमास का तात्पर्य है बसंत ऋतु में जब भौरे गुंजार करने लगते हैं मित्रों, वो मधुमास होता है। और सोच्छ्वास का तात्पर्य यहाँ पर सांस लेते हुए, जो सोच्छ्वास शब्द आया हुआ है इसका तात्पर्य यहाँ पर सांस लेने से तात्पर्य है मित्रों। और सौरभ का मतलब होता है सुगंध, जो सौरभ शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब सुगंध से यहाँ पर है। और मिश्र जो शब्द आया हुआ है, तो ये मिश्र शब्द जो आया हुआ है यहाँ पे मित्रों, इसका तात्पर्य यहाँ पर मिश्र शब्द का तात्पर्य है अर्थात ब्याज से या बहाने से, इसको हम कह सकते हैं। अब देखें आप पूरी तरह से इसकी व्याख्या, देख वसुधा का यौवन भार, कब यहाँ पर कह रहा है कि गूंज उठता है जब मधुमास। तो कब यहाँ पर बता रहा है मित्रों कि बसंत ऋतु में गूंज उठता है जब मधुमास, अर्थात बसंत ऋतु में जब पेड़ पौधे, लता, गुल्म सुगंधित पुष्पों से इस प्रकार लद जाते हैं। गूंज उठने का मतलब लद जाना मित्रों। तो बसंत ऋतु में जो भी पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, सुगंधित पुष्पों से इस प्रकार लद जाते हैं। किस प्रकार लद जाते हैं मित्रों? देख वसुधा का यौवन भार, अर्थात पृथ्वी के यौवन के आगमन पर श्रृंगार किया हो और सुगंधित फूलों को देखकर भंवरे व्याकुल हो गुंजार करने लगते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यौवन के आगमन का श्रृंगार किया हुआ ये बसंत ऋतु, अर्थात ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी ने पूरे यौवन को प्राप्त कर लिया है। उसके आगमन पर, यौवन के आगमन पर श्रृंगार किया हुआ ये पृथ्वी का हरा भरा रूप, पुष्पों से आच्छादित रूप, जो सुगंध को बिखेर रहा है, भंवरे देखकर जिसको व्याकुल हो जाते हैं मित्रों, इस दृश्य को यहाँ पर बताया गया है। विधुर उर केशो मृद उद्गार, तथा कलियाँ इस प्रकार सांसें भरती हुई दिखाई पड़ती हैं मित्रों, जैसे
प्रियतमा से विहीन होकर के कोई विधुर आहें भरने लगा हो, अर्थात विधुर उर के से मृद उद्गार। मृद उद्गार का मतलब होता है जैसे यहाँ पर किसी के प्रति हम आशा को प्रकट करते हैं परंतु आशा हमारी निराशा में बदल जाती है मित्रों। तो यहाँ पर ये भाव निकल रहा है कि कलियाँ इस प्रकार सांसें भरती हुई दिखाई पड़ती हैं जैसे प्रियतमा से विहीन होकर कोई विधुर व्यक्ति, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी ना हो मित्रों, ऐसा पति जिसकी पत्नी ना हो, तो प्रियतमा से विहीन होकर के कोई विधुर आहें भरने लगा हो, ऐसा प्रतीत होता है मित्रों। तो कुसुम जब खुल पड़ते सो श्वास न जाने सौरभ के मिसकोस, अर्थात तब हवा जो है, हवा में तैरते हुई सुगंध में से कोई अदृश्य सत्ता कवि को आह्वान करती है, हुई प्रतीत होती है। कुसुम जब खुल पड़ते सो श्वास, अर्थात कलियाँ जब खुल जाती हैं तो उसमें से सुगंध जो बिखरती है तो ऐसा लग रहा है न जाने सौरभ के मिसकोन, अर्थात ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य सत्ता कवि को आह्वान करती है, अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती है और वो उस अदृश्य सत्ता में छिपे रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो जाता है। संदेशा मुझे भेजता कौन, तो कवि को ऐसा आभास होता है कि संदेश को भेजने वाला कौन है, उसको उससे मिलने के लिए कभी क्या हो जाता है मित्रों, व्याकुल हो जाता है। इस भाव को यहाँ पर बताया जा रहा है। पुनः देखेंगे पूरी लाइन को मित्रों। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, अर्थात बसंत ऋतु में जब पेड़ पौधे लताएं गुल्फ सुगंधित पुष्पों से इस प्रकार से लद जाते हैं जैसे पृथ्वी के यौवन के आगमन पर श्रृंगार किया हुआ हो, और उन सुगंधित फूलों को देख करके भौरे व्याकुल हो जाते हैं मित्रों। तथा कलियाँ इस प्रकार सांसें भरती हुई खिल उठती हैं जैसे प्रियतमा से विहीन होकर के कोई विधुर आहें भरने लगा हो मित्रों। तब हवा में विचरती हुई सुगंध में से कोई अदृश्य सत्ता कवि का आह्वान करती है, हुई प्रतीत होती है, और वो उस अदृश्य सत्ता के में छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति की सत्ता को बताया गया है मित्रों। जो प्रकृति में पुष्प पेड़ पौधे लताएं हैं वो अपने भाव को किस प्रकार से व्यक्त कर रही हैं, कब उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आप इसके विशेष के रूप में मित्रों इतना ही लिखेंगे कि कोमल कांत लाक्षणिक पदावली और उपमालंकार के सूरजपूर्वक प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। इन पंक्तियों का अभिव्यंजन सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। तो ये आपको प्रसंग में विशेष में लिखना है। अब मैं आपको चौथी कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये चौथी कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। यहाँ पे प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पृथ्वी सब कुछ आता है मित्रों। आपका आकाश, सूर्य, चाँद, सारी चीज़ें जो है ये प्रकृति की ही दी हुई हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें एक ऐसे दृश्य का चित्रण किया गया है जिसमें समुद्र की बात बताई जा रही है कि क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मथ कर फेनाकार, अर्थात कब यहाँ पर कहता है कि हवा के तेज झोंके जब सागर को क्षुब्ध कर देते हैं, अर्थात सागर में लहरें जो उत्पन्न होती हैं, लहरें हवा की वजह से उत्पन्न होती हैं मित्रों। तो क्षुब्ध जल का मतलब जो शांत जल है, स्थित जल है, शिखरों को जब बात उसकी लहरों को बढ़ा देने वाला सिंधु में मथकर फेनाकार, अर्थात जब समुद्र में लहरें उठती हैं, जब सागर में ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, क्षुब्ध कर देती हैं, तो उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। जब लहरें जो है हवा के झोंकों के द्वारा सिंधु में मथकर फेनाकार ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, तो लहरों के आपस में टकराने से मित्रों फेना रास उत्पन्न होती है। कौन सी रास उत्पन्न होती है? फेना उत्पन्न होती है। जब लहरें आपस में टकराती हैं तो उसी वक्त जो है सागर में फेना उत्पन्न होता है। तो पुनः देखिए इस लाइन को, हवा के तेज झोंकों के कारण समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठने के कारण लहरों के आपस में टकराने से फेन रास उत्पन्न होती है मित्रों। फेन रास उत्पन्न होती है और जल में
उठने वाले असंख्य बुलबुले दूर दूर तक जल में फैल गए हैं। कभी यहाँ पर बता रहा है कि बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, अर्थात जब लहरें आपस में टकराती हैं तो उनसे क्या उठते हैं, बुलबुले उठते हैं मित्रों, और जल में वो दूर दूर तक फैल गए हैं। तब उन ऊंची ऊंची लहरों के मध्य उठा तब लहरों से कर कौन, जब बुलबुले उठते हैं तो बना बिछुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, दूर दूर तक जल में फैले हुए जो बुलबुले हैं, उन ऊंची ऊंची लहरों के मध्य कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति ऐसा लग रहा है कि कवि को आह्वान करती है, आकर्षित करती है अपनी ओर, और वो उस शक्ति में छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो इसमें बस आपको इतना ही जानना है मित्रों कि जब हवा के झोंकों की वजह से, हवा के झोंकों के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और वो ऊंची ऊंची लहरें जब आपस में टकराती हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। तो उन बुलबुलों के दृश्य को यहाँ पर कवि चित्रित कर रहा है कि ऐसा लगता है कि वो बुलबुले कोई रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। तो उस रहस्य को जानने के लिए कब क्या होता है, व्याकुल हो जाता है। बस इतना ही भाव इस कविता में मिल रहा है मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और आसान बन रही है। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि ये जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों कविता का जो व्याख्या आपको एक्सप्लेन किया गया, चारों कविताओं की जो व्याख्या आपको दी गई है, पूरी तरीके से आप उसको समझेंगे। और इसमें जो आपको विशेष लिखना है, विशेष में आपको बस इतना ही लिखना है मित्रों कि समुद्री तूफान का वर्णन के लिए जिस प्रकार की चित्रमय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसका प्रयोग करके कवि ने अपने अद्भुत काव्य कौशल का परिचय प्रदान किया है। काव्य कौशल को उसने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आपको विशेष में बस इतना ही लिखना है। तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार कविता का जो है एक्सप्लेनेशन बताया गया, जो कि आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और मैं चाहूँगा मित्रों कि आप कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में जो कि मौन निमंत्रण की व्याख्या आपको दी गई, जिसमें कि प्रथम कविता, द्वितीय कविता और तृतीय तथा चतुर्थ कविता ये प्रथम खंड में आपको दिया जा रहा है। द्वितीय खंड में आपको इसके आगे की कविता का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।